बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस का इंट्रोडक्शन कर लिया था और आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं उसके आगे से। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की बात। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक एसिड लेके रखा है जो कि एक बहुत ही वीक एसिड है। ये एसिड इस समय पर अपने पूरे सिर्फ और सिर्फ एसिड की फॉर्म में है। ऐसे एसिड को मैं बोलूंगा कंसंट्रेट। अब अगर मैं इसके अंदर जो मेरे को पानी है ग्लास में मिला है, इस पानी को इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये जो एसिड है ये हो जाएगा डाइल्यूट। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? तो आप लोग बोलेंगे कि सर डाइल्यूशन मतलब पानी का मिलाना किसके अंदर, एसिड। एडिंग ऑफ मोर सॉल्वेंट बोल लो, पर जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट सिर्फ वाटर हो, तो इसलिए हमेशा सॉल्वेंट वाटर रहेगा। ये तो किसने बोला? जरूरी नहीं है ना बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ज्यादा अंग्रेज ना बनते हुए सिंपल भाषा में रखेंगे कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी मिलाना, राइट। क्योंकि सॉल्वेंट नेसेसरी नहीं है ना कि हर बार बेटा वाटर ही हो। ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गलत नहीं हो। तो मैंने कहा जब हम लोग पानी मिलाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अब मैं क्या इसमें सीधे डाइल्यूशन कर दूं? आपका आंसर आएगा नो। रीजन क्या है? रीजन ये है सर, पहली बात तो जो आप यहाँ पर साउथ इंडियन हीरो बनने चले थे कि एसिड को सीधा इसके अंदर डाल देंगे, पहले तो ऐसे करना ही नहीं। आपको इस्तेमाल करना होगा एक ड्रॉपर का। इसका इस्तेमाल करना होगा ड्रॉपर का, और इस ड्रॉपर की मदद से आप कंसंट्रेटेड एसिड को अगर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो याद रहे सर, आपको एसिड को लेकर जब आपने एसिड ले लिया, इसके अंदर एसिड आ गया और इस एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना है, ऐसा। अब मैंने क्या बोला कि एसिड को लेकर पानी में डालना है, क्या मैं उल्टा कर सकता हूं? अब जैसे इसमें पानी था, वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा कि इसके अंदर अब मेरे पास क्या आ गया है, पानी आ गया है, वाटर। और इस वाटर को अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या मैं डाल सकता हूँ? yes, नहीं डाल सकता। अभी तो वीक है इसलिए कह रहे हो, बट नहीं डालना चाहिए। इस केस में डाल सकते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ होगा नहीं, पर नहीं डालना चाहिए, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब ये मैंने डाल दिया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन क्या है सुन लेते हैं बेटा। मैंने कहा कि एसिड को हमेशा किस में डालना चाहिए? वाटर में डालना चाहिए। और जो मैंने वाटर में डाला था, दोबारा से डाल के दिखा देता हूँ, ये तरीका भी जो है गलत है। इस ग्लास को भी धीरे धीरे हिलाना चाहिए और उसके बाद आपको एसिड डालना चाहिए। ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन आता है कि एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर शुड बी एडेड टू एसिड। बाय सुनिए, एक्चुअल में जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट रिलीज आउट होती है। जब हमारे पास हीट रिलीज आउट होती है तो हमारे पास जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग काम कर रहे होते हैं वो हीट होगी, और अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस हुई तो आपके टेस्ट ट्यूब फटने के भी चांसेस हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सीवियर बर्न्स भी हो सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों का एसिड शुड ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, ना कि वाटर टू एसिड। क्योंकि जो हीट होगा ना, जो हीट जनरेट होगी जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो वाटर अपने आसपास स्प्रेड करके थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम लोग जो हीट जनरेट हुई होगी एसिड में, वाटर अगर डालते हैं एसिड में, तो वो बहुत जल्दी से और ज़्यादा आयंस में कैचअप हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग क्या करेगी, हीट इवॉल्व कर देगी, जिसकी वजह से बीकर क्या हो सकता है, सॉरी टेस्ट ट्यूब क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, फट सकती है। क्लियर है? एसिड के मिलाने पानी के मिलाने पर क्या होता है, ये सुन लीजिए। मैंने कहा पहले मेरे पास ये 10 ml एसिड था। यहाँ पर 10 ml से आप समझो 10 दाने थे एसिड के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों के पास अगर बाहर से 10 ml पानी और मिला दिया तो ये 10 दाने, पहले सबके पास 10 ml के पास यानी कि हर 1 ml पे एक दाना। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, जब 10 ml मैंने और वाटर मिला दिया है तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 ml, लेकिन दाने कितने रहेंगे, 10। तो यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो डाइल्यूशन में हमारे पास वाटर बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ आयंस
पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम से मेरा क्या मतलब है, देखो यहां पर पहले एक बंदे के पास, आपके पास 1 ml सॉल्यूशन में 1 दाना था, लेकिन जब मैंने 20 ml कर दिया इसे, तो इस बार 2 ml सॉल्यूशन के पास 1 दाना है। तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 ml में इस केस में कितना हो जाएगा, 1/2 दाना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन डाइल्यूशन, तो आपका आंसर आएगा द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज इन डाइल्यूशन। समझ में आया। और यहाँ पे आयंस किसकी बात चल रही है, H+ आयंस की, क्योंकि एसिड के पास हमारे पास क्या होते हैं, H+ आयंस, जिसके बारे में हम लोग बात आगे की क्लासेस में करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले उस चीज को क्लासिफाई कर देते हैं। बेटा जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मैंने बताया था क्या लास्ट क्लास में आप लोगों को, नहीं, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अब ये ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिक नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ऐसा जो हमारे आसपास की चीजों से रिलेटेड, हमारे आसपास हमारे खाने से लेकर रिलेटेड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे कि आपका मैलिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड वो हैं जिन्हें आप खाते हैं। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, इन सब में, और एसिटिक एसिड विनेगर जो हम लोग उस दिन लेके आए थे, राइट। तो ये सब तो हम लोग खा लेते हैं आराम से। इसका मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे आर वीक एसिड एंड आर एडिबल इन नेचर, यानी कि आप उन्हें सीधा सीधा कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हमारे पास दूसरे एसिड जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। अब जो हमारे पास मिनरल एसिड है बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और ये भैया आप स्किन पे तो रख नहीं सकते, एंड आर एडिबल लिखा तो गलत हो जाएगा, एंड आर नॉट एडिबल। हाथ पे लग जाएगा, हाथ ले जाएगा, मतलब बर्न कर देगा, तो खाने का तो दूर ही हो गया ना। कैसा डाइल्यूट करके खा लें, नहीं, इसकी डाइल्यूट की फॉर्म में बड़ी दिक्कत कर देगी, ठीक है। तो जो मिनरल एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो मिनरल एसिड होते हैं ये हमारे पास अर्थ की क्रस्ट से जो भी मिनरल होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, उनसे निकाले जाते हैं। और जब हम लोग अर्थ के मिनरल से निकालते हैं सारे एसिड हमारे पास कैसे आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। एक एक्सेप्शन है आपके पास, कौन सा, कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारे पास मिनरल एसिड होते हुए भी क्या होता है बेटा, हमारे पास वीक एसिड। सिर्फ कार्बोनिक एसिड इकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि आपके पास आपका कैसा एसिड है, वीक एसिड। एक मिनट बेटा, हमारे पास यहाँ पर थे हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड पे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डिफरेंस समझ में आ गया। जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी वीक एसिड है, और जो मिनरल एसिड है वो हमारे पास क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड के बाकी एग्जांपल आप लोगों को पता है, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें हमारे पास, हाँ जी, फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड एडिबल होते हैं, फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड भी एडिबल हो जाते हैं, कोई इतने स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं बेटा। ये जो हमारे पास एसिड हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एडिबल तो क्या, अब आप लोगों को चींटी काट देती है, वही फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है उसकी आंट स्टिंग में, वही तो जो आंट है उसकी स्टिंग में है वो फॉर्मिक, तो इतने तो झेल तो जाते ही है ना, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास ऐसे रहती है कि किसमें क्या पाया जाता है, ये चीज पर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एसिड की रिएक्शन हम लोग जानेंगे कि किसके साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है, राइट। सबसे पहले है कि आपका एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसा है बेटा, कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बेटा जब आपके पास एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपकी रिएक्शन हमेशा क्या आएगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या आएगी बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा इस बात को, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाँ,
फॉर एग्जाम्पल मैं एसिड ले लेता हूं HCl, मेटल में किसका ले लो बेटा, जिंक का ले लेता हूं, राइट। ये एसिड हो गया, ये मेटल हो गया। जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो मेरे को क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। हालांकि रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है, बैलेंस करने के लिए आप इतना कर देंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बना, HCl और जिंक के साथ जब हम लोगों ने देखा तो हमारे पास क्या रिएक्शन होती है, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, एक बार NCERT आप मेरे को देंगे। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास एसिड की, सबसे पहले आपके साथ किसके दे रखी है, बस ये दे रखी है ना, ठीक है। अब हमारे पास बाकी जितने भी रिएक्शन है उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाए, यानी कि HCl की रिएक्शन कराना जरूरी नहीं है। मैं इसी को बेटा अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, किसके साथ, Zn के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2, राइट। ये रिएक्शन हमारे पास होगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि एसिड और मेटल के साथ क्या निकलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? क्या बेस के साथ रिएक्शन सेम होगी? तो आपका आंसर क्या है, क्यों नहीं होगी ना, क्यों? चलिए ट्राई करके देखते हैं। NCERT में तो नहीं होगा। Z क्या बेटा, NCERT में है। NCERT में एक रिएक्शन बोल तो रखा है कि एक्टिविटी में Zn और NaOH को लेके आप सॉल्व करिएगा, तो आपके पास क्या है, नहीं बेटा ZnOH नहीं बनता इसमें। हाँ, इसमें बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, Na2ZnO2। ये रिएक्शन है बेटा। तो इसमें भी आपके पास इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड और मेटल या बेस और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन बेस के साथ इतना एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन गैस हमें नहीं है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन एसिड के साथ हमारे पास लगभग हर जगह पर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब ये कितनी हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या हाइड्रोजन गैस का अमाउंट भी किसी चीज पर डिपेंड करता है? तो आंसर है यस। जो आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एसिड कौन सा लिया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उतनी ज़्यादा निकलेगी। अगर वीक एसिड लेते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस आएगी वो भी कम आएगी। समझ में आता है? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है हमारे पास एसिड की कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन, बेसिकली केमिकल नाम जो होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोगों को एसिड के साथ कराना। तो एसिड के साथ इसकी जो रिएक्शन है ये कैसे होंगी, क्या होंगी, आइए इस चीज पर एक बार गौर फरमा लेते हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बेटा मेरे पास आप लोगों का जो अगला रिएक्शन आएगा वो किसका आएगा, बताओ? हाँ, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मैं अगली रिएक्शन जो करने जा रहा हूँ किस किस की करने जा रहा हूँ, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अब बेटा देखिए, मैं जो आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन है उसका ट्रायल वर्जन कर रहा हूँ। आगे ठीक है, चल वैसा एक बार देख लूंगा, मैं देख लूंगा बाद में, किसी में होगा कोई। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, राइट। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अब हम लोगों को ये चेक करना है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मेरे पास मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और एक जो आपके पास आता है CO2, ये ब्रिस्क एवरसेंस के साथ आता है, यानी कि खुश करते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, स्पेलिंग मेरे को भी नहीं आती, अपनी किताब में देख के लिखना। ठीक है, तो ठीक है ना, अरे एवरेंस के साथ आती है, EVERAN ब्रिस्क एवरेंस, देख जो भी। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि जो CO2 निकलती है वो बिल्कुल फश करके निकलती है ना। अब ये रिएक्शन बिल्कुल की जा सकती थी अगर मेरे पास मेरा एसिड कैसा होता, स्ट्रॉन्ग वाला होता और इसमें भी डाइल्यूटेड, बेशक डाइल्यूटेड HCl होता तब भी काम चल जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, अगर कुछ हो पाया तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, चांसेस कम है नहीं होता, बट मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि होता क्या है। ठीक है, अब देखिए मेटल नहीं चाहिए, मेटल कार्बोनेट चाहिए। ठीक है, मेटल कार्बोनेट में मैं पहले ले रहा हूं सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को रिएक्शन। जब मैं इसे HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं तो बेटा सॉल्ट जो बनेगा वो मेरे पास NaCl प्लस H2O और CO2 रिलीज होती है। H2O और CO2 रिलीज होती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। बैलेंस हो गई है, H2A को CO2 बिल्कुल बैलेंस, राइट। तो अब हमारे पास ये रिएक्शन हमें समझ में आती है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ, देखो मेटल का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ही हो गया ना बेटा। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और H2O और CO2 देता है। तो रिएक्शन से हमें ये बताया जा रहा था, ये हमने देख लिया। क्या ये रिएक्शन से क्लोराइड की होगी? आंसर है नो। जैसे ही आप इसी सेम कंपाउंड को H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीज है, क्योंकि है तो मेटल कार्बोनेट ही। उसको एसिड अगर मैं चेंज कर दूंगा तो क्या मेरी प्रॉपर्टी चेंज होगी? नहीं। बेसिक रिएक्शन तो ये थी ना कि मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट H2O और CO2। अब ये कितना देगा ये भी किस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एसिड कितना है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। अब ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट को मैंने लिखा है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझना इस बात को कि Na2CO3 की जगह NaHCO3, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। बाइकार्बोनेट में कई बार बच्चे समझते हैं ये दो है तो ये बाइकार्बोनेट होगा, नहीं। NaHCO3 जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेगा तो कौन सा है? NaHCO3। Na2 देख के बाई इस पे मतलब आता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है? NaHCO3। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ करूंगा? HCl के साथ। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? NaCl प्लस H2O प्लस CO। अब यहाँ पर आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। आपसे कही जाएगी आपको एक बर्निंग कैंडल दी गई है और बर्निंग कैंडल देने के बाद आप लोगों से कहता है कि आपको रिएक्शन बतानी है कैसे क्या होगी, ठीक है। जो पिछला केस था कौन सा? एसिड प्लस मेटल का, उसमें क्या हो रहा था? सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस आ रही थी। और यहाँ पर जो केस है वो कौन सा है? कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या आया था बेटा हमारे पास? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो अगर आपको कैंडल दी जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास जो पीछे चीज दी गई है वो मेटल कार्बोनेट या सिंपल मेटल है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर यस। हम लोग बहुत आराम से इस चीज को बता सकते हैं कि दी हुई चीज हमारे पास मेटल है या मेटल कार्बोनेट है। कैसे? जो हमारे पास मेटल था अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो मेटल के केस में हमारे पास सिंपल हाइड्रोजन गैस निकली थी और अगर मैं उसे बर्निंग कैंडल के सामने रख देता हूं तो सर मेरे पास एक पॉपिंग साउंड आती है, क्योंकि हाइड्रोजन बर्निंग कैंडल के साथ पॉप 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 करता हुआ आवाज देता हुआ बर्न करता है। इसकी एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो ऐसे दे रखी है कि आप यहाँ पर एक टेस्ट स्टैंड लेना टेस्ट ट्यूब का, इसको एक कॉर के थ्रू रख देना और एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आप एक सोप सॉल्यूशन के अंदर इसको रख देना। यहाँ पर आप एक बर्निंग कैंडल लेना, यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स होंगे नीचे और यहाँ पे आपके पास HCl डलेगा। जैसे ही जिंक और ये HCl डल जाएगा रिएक्शन में तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
H2 गैस जो इवॉल्व हुई वो इस डिलीवरी ट्यूब की मदद से यहाँ पर जाएगी। सोप के बबल के साथ H2 गैस लाइटर होती है, सोप के बबल के साथ ऊपर उठती हुई नजर आएगी। और जब ये ऊपर उठेगी तो बेटा ये जो बर्निंग कैंडल है ये पॉप 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 ऐसे साउंड करेगी, ये वाली नहीं करती, पट 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 वाली। ठीक है, तो ये जो आपके पास आती है ये आपके पास किससे पता पड़ता है कि हमारे पास गैस कौन सी इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए मैंने देखो ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बस समझा सकता हूं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर ये आप लोगों को जो दिख रहा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के पास जब मैं एसिड मिलाऊं, हालांकि मेरे पास एसिड HCl तो है नहीं, तो जितना भी जो भी है अभी उसके हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं तो मैंने क्या ले लिया है हाथ में? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको मैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालता हूँ। ठीक है, अच्छा खासा डालता हूँ, रिएक्शन ज्यादा दिखेगी नहीं, बट फिर भी अपना काम चल रहा है, चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक छोटी सी आवाज आपको शायद सुनाई दे जा सकती है या दिख सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर एसिड लेता हूं और कोशिश करके देख लेते हैं, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आएगी कि गैस कौन सी रिलीज होती है। ठीक है, ये कैंडल जो है पहले इसको जला के देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर मेरे पास एसिड होता अच्छा वाला तो ये रिएक्शन आप लोगों को बहुत आराम से दिखाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन एसिड तो हमारे पास है नहीं, ना मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस। ठीक है, अब अगर मैं इस कैंडल को इसके ऊपर रखता हूं जस्ट और यहाँ पे एसिड डालता हूं तो जैसे ही गैस इवॉल्व होगी कौन सी होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ऐसा होगा नॉर्मल तो यही होगा, है ना। लेकिन एसिड वीक है तो मैं गारंटी भी नहीं ले सकता, ना मैंने करके देखा पहले कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना आएगी, कितने प्रेशर के साथ आएगी जो इसको बुझा सके। ठीक है, तो एक जना प्लीज कोई भी कैंडल पकड़ने के लिए आ जाए, जल्दी आओ, टाइम वेस्ट नहीं। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं, इसको हटा दो, आराम से गिर मत जाइए। हाँ, इसको नहीं, तार को, ये तार हटाना है। मैं तू आ जाइए पहले बेटा, शाबाश, इसे पकड़ ले, इसे वहीं रख दे। हाँ, कोई, ठीक है। और बेटा आप बस आप दूर रहना, जो होगा मेरे को ही होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन ना। ठीक है, ये हमेशा ऐसे रहना चाहिए, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी को ही रहना चाहिए, आपका माउथ ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, ताकि जो रिएक्शन है। और दूसरी चीज, ये चीज कभी भी अपने नाक की तरफ ऐसे मत रखना जिससे गैस निकलती है, फ्यूम्स निकलती है, दूर रहना चाहिए और इस तरीके की पोजीशन रखनी चाहिए। ठीक है, तो एसिड डाल देते हैं। हालांकि रिएक्शन विग्रस भी हो सकती है, ये भी ब्लास्ट हो सकता है, हीट प्रोड्यूस भी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मेरे हाथ को ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमारे पास हाँ इन सीवियर केस डेथ में आता है ना, ये तो हर बार लिखा रहता है। तो कहने का मतलब यही है। अच्छा, तो इसके जस्ट ऊपर रखना बेटा, कोशिश करके देखते हैं, हो जाए तो बढ़िया है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में, देखो इसलिए ग्लव्स पहनना काफी जरूरी होता है। सिंपल सी कहानी क्या थी, आपके पास कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? हाँ बेटा पूछ। नहीं बेटा मैं नहीं खा सकता इसका नाम। तो कुल मिला के ग्लव्स पहनना की जरूरत है, आपको दिख गया, इसके ऊपर आया, तो इससे सारी चीजें आराम से करनी चाहिए। वैसे हो जाता, पता था टेस्ट था, मैं एक्टिंग कर रहा था। चलिए, कुल मिला के कहानी ये है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें दिखी बहुत आराम से रिलीज होते हुए दिखी, और वो कोई फूक फूक तो नहीं मारी उसने, ना मैंने उसे पैसे खिलाए थे बेटा, ऐसा बोल दी। तुम्हारे सामने वो एक्सप्लोसिव एक साथ आया, राइट। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो में डाल दूं ताकि आप देख सको, अब बार बार नहीं कर रहा मैं। ठीक है, थोड़ा सा एसी चला देते हैं, सफोकेशन काफी हो गई बेटा, एसी ऑन कर दो, है ना। और गैस में भी हम लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारे पास ये कहानी है। तो आई होप दिस पॉइंट आप लोग कभी नहीं भूलोगे क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अच्छा, अब रुको जरा ध्यान से, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपके पास क्या बन गया है? सॉल्ट और वाटर का। सॉल्ट देख लो बेटा, बिल्कुल सफेद सॉल्ट बन गया,
तो इसमें सोडियम, ये एडिबल नहीं होगा ना? अरे ये NaCl है, बिल्कुल है। और इसमें अगर आप बिल्कुल निकाल के एक्सट्रैक्ट करके NaCl निकाल लोगे तो खा लो, उसे दिखा दो बच्चे को। तो ये हमारे पास, ठीक है, ध्यान से। नहीं ये कैसे इतना गर्म नहीं है, पता लाइट वीक एसिड है ना। ये अच्छा है कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ध्यान से सुन लो सारे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज नहीं करता क्योंकि वो ब्रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज गुड कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा अब आगे देखिए, आगे बस अब इधर आगे जो हमारे पास रिएक्शन है वो अगली रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारी चीज समझ में आ गई है, करके देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जो अगली रिएक्शन है वो मेरे पास कौन सी है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, CO2 गैस कैसे निकली थी और प्रूफ हमने कर दिया कि जो गैस निकली थी वो क्या थी हमारे पास, CO2। अब जो हमारे पास अगली रिएक्शन है वो कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जब आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, उस समय पर आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर की जो रिएक्शन है ये एक न्यूट्रल करने वाली रिएक्शन। देखो एसिड के इफेक्ट को और बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया है, सॉल्ट प्लस वाटर आया। न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, कि जो हमारे पास सॉल्ट आता है ये सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है, 57.1 किलो जूल तक की हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये काफी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ में आ गया। तो ये जो रिएक्शन थी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को एक बार देख भी लेते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड लेट्स से HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, चलेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग और बेस के एग्जांपल आपको एक दिन करा दूं, अभी जो टॉपिक आने वाला है ना, तब मैं करा दूं, टेंशन ना। तो HCl प्लस NaOH क्या देगा बेटा हमारे पास, NaCl प्लस H2। तो ये जो NaCl है सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल, राइट। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कैसे है, आइए इस चीज को अब हम लोग करके देखते हैं। मेरे पास अभी जो इंडिकेटर है ये मिथाइल ऑरेंज है, और मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर है मेरे हिसाब से अभी खुला नहीं, ठीक है। ये बंद है, इसको अगली क्लास में यूज करेंगे, फिनोल्फथालीन यूज करें, राइट, कोई दिक्कत वाली नहीं है। NCERT फिनोल्फथालीन के लिए यूज करें, ठीक है। तो फिनोल्फथालीन का हमारे पास रिएक्शन, अब ध्यान से सुन लीजिए एक बार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क कहाँ गया, कॉनिकल फ्लास्क में मैं इस बेस में मैंने कुछ ऐड किया था, हाँ मैंने एसिड ऐड किया था कि बेस में कोई रिएक्शन करिए बेटा, गिर मत जाना, बेस में कुछ नहीं किया, बेस हमने यूज नहीं करा ना, इसमें ऐसे वैसे के ड्रॉप नहीं थे ना, तो ये मैंने बेस इसके अंदर डाला, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो इधर। तो ये हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अब इस बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो कहानी है वो कैसे होगी, क्या होगी, इस चीज को देखने की कोशिश करें। देखिए बेस लिया मैंने, ध्यान सुनो, और कौन सा इंडिकेटर डाला था मैंने पिछली बार, फिनोल्फथालीन। तो फिनोल्फथालीन को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो कौन सा कलर आया था हमारे पास, पर्पल आएगा, पर ये हमारा बहुत वीक बेस है, घर का जुगाड़, तो भैया पर्पल लिख लेना, हाँ पिंक भी लिख सकते, ठीक है। तो ये हमने आज बेस थोड़ा अच्छा बनाए तो कलर थोड़ा अच्छा आने के चांसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनोल्फथालीन का इंडिकेटर आप लोगों को साफ दिख रहा है, लेकिन कहानी ये थी कि मेरे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस रिएक्शन में अभी मेरे पास बेस का ही प्रेजेंस था और तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे इस बेस में मैं क्या ऐड कर देता हूँ आपके सामने, एसिड। ये मैंने एसिड की बॉटल उठाई है, बहुत ही वीक एसिड है जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज करना है हमें, और कहीं यूज नहीं करना। घर पे आप लोग ये कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट
वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, पर क्योंकि मुझे पता है वीक है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसके बाद धीरे धीरे स्टीयर करके मैं इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसमें। तो आप देख पा रहे हैं एसिड के साथ जैसे ही मैंने मिलाया रिएक्शन क्या हो गई बेटा, पर्पल के बाद सीधा क्या हो गया, वापस चला गया। ऐसे मिलाते ही हमारे पास रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। भाई पहले फिनोल्फथालीन बेस था, बेस में एसिड था, और पहले जो न्यूट्रल कलर था वो कैसा था, व्हाइट था। बेस को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, फिनोल्फथालीन डाल दिया। तो यानी कि इसमें जो भी बेस था वो एसिड ने आके क्या कर दिया था, हमारे पास कंज्यूम कर दिया। और अब अगर मैं इसके अंदर फिनोल्फथालीन डालूंगा तो मेरे पास जो कलर चेंज है, आप ध्यान से देख लो, मैं ड्रॉप डाल रहा हूँ, ये देखो आप लोगों के सामने इतने ड्रॉप डाल दिए, लेकिन अब कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, दिख रहा है आपको। अब मैं फिनोल्फथालीन डाल दूंगा, इतनी सारी फिनोल्फथालीन डाल दी है, लेकिन अब मेरे पास कोई भी कलर चेंज नहीं, पर मैंने इसके अंदर फिनोल्फथालीन डाला है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। लेकिन अगर मैं अब वापस बेस डाल दूंगा तो क्या कलर चेंज दिखाएगा, चेक कर लेते हैं क्या होता है, और प्रोसीजर के बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिनोल्फथालीन था और मैं फर्दर बेस ऐड करूंगा, तो अभी मेरे पास बेटा ऐसे ज्यादा रह गया था, इसका मतलब चेंज आना चाहिए। मैंने बोला था ऐसे थोड़ा ज्यादा रह गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है, एक्चुअल में इंडिकेटर पॉइंट होता है, तो अभी मैं बेस थोड़ा सा ज्यादा डाल देता हूँ, इतना डाल सकता है जितना है मतलब अरे आने से गया चेंज, ठीक है कोई नहीं। अब ये डाल के देख लेते हैं, तो ये देखो बेटा अभी चेंज नहीं आ रहा, रीजन कैसे, ध्यान से रीजन सुन लो, अब क्यों नहीं आ रहा, आ जाएगा। अब तो मेरे पास बेस काफी ज्यादा है, सुनो एक्चुअल में जो मैंने एसिड डाला वो कैसे डाला था, कैसे डाला था एसिड, एक साथ डाल दिया, वो स्टेप कर। एक्चुअल में होता क्या है उस चीज को समझ लेते हैं, अभी हाथ भी लिखने लायक कंडीशन में है नहीं, मैं ये वाला जो लास्ट का है ना मिथाइल ऑरेंज आपको करके दिखाऊंगा अगली क्लास। होना क्या चाहिए कि जब आप लोग एसिड डालते हैं इसके एंड पॉइंट को ढूंढते हैं, एंड पॉइंट को ढूंढते हैं मतलब हमें एसिड कैसे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो बस एक पॉइंट होना चाहिए, एक वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे एसिड अपना कलर क्या कर देगा, सॉरी जो सॉल्यूशन है वो अपना कलर क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एसिड थोड़ा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू आवर बेस, राइट, समझ में आया है। हालांकि बेस आज अच्छा बना था, कलर पर्पल पूरा आया था, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वापस से आना चाहिए था वो आया नहीं, वापस से जो रिएक्शन होनी चाहिए थी वो तो हमारे पास हुई नहीं। क्या कि जब मैंने बेस और डाला तो फिनोल्फथालीन डालने पर पिंक कलर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं आया, कि मैंने एसिड एक्स्ट्रा डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप में डाला, मैंने फर्स्ट करके डाल दिया और वो एक साथ डीकलराइज दिखाने के लिए हो गया। वो गलती यही हो गई कि मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप में डाला, अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता तो मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँचता कि जितना आपका एसिड है उतना ही बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराइए। अब क्या है, अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा है रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास एंड पॉइंट पर पहुँच गई कहानी, तो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल दिया। अब मैं फर्दर फिनोल्फथालीन डालूंगा तो रिएक्शन में जो बाकी चीज़ था उसका कंज्यूम हो गई एसिड और बेस, फिनोल्फथालीन बचा। और इस फिनोल्फथालीन में जब हम लोग बेस डाल देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ बेस रह गया, कि बाकी जो पहले था वो तो सॉल्ट बन चुका। अब जो बाकी चीज बचा फिनोल्फथालीन प्लस बेस, ये कैसा कलर देगा आप लोगों को, दोबारा से पिंक कलर दे देगा या पर्पल कलर दे देगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। ये आपके पास किसकी रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट हुआ। और कैसे हुआ देखो, न्यूट्रल तो मैंने करके दिखा दिया, उसके बाद की जो कहानी थी वो स्टेप हमारा नहीं हुआ, कर लेंगे, अभी टाइम भी नहीं है, दूसरा बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। आराम से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इतनी सारी, आप लोगों को दिख रहा है, रूम भी खोलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।